डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स न्यू बुक पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 5 जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में है, इसको डिटेल में समझेंगे। पहले तो मैं आपको हर टॉपिक जो है वो शॉर्ट नोट्स से समझाऊंगा ताकि हम टॉपिक्स के जो पैराग्राफ्स हैं उनमें बताई गई मेन डेफिनेशंस और की पॉइंट्स जो हैं उनको समझ लें। उसके बाद जो है लास्ट पे मैं वापस बुक से आपको हर टॉपिक का ओवरव्यू भी दूंगा ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है हमारे पास, तो इंट्रोडक्शन को पहले नोट से कवर करते हैं ताकि हमें पता चले कि मेन बातें क्या बताई गई हैं। वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में जो सबसे पहले हमें गाइड किया गया है इंट्रोडक्शन में वो ये है कि इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन कंसीडर ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ मेंटल और फिज़िकल एज वर्क। अपनी डेली लाइफ में हम काम किसे कहते हैं? जितनी भी हमारी मेंटल या फिज़िकल काम हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम वर्क बोलते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स जो है उसके अंदर हम वर्क जो है एक ख़ास उसकी डेफिनेशन होती है और सिर्फ हम उस काम के लिए वर्क यूज़ करते हैं जिसमें एक फोर्स अप्लाई की जाए और ऑब्जेक्ट जो है उसके नतीजे में किसी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट शो करे, यानी डिस्प्लेसमेंट शो करे, तो इस सूरत में हम उसे कहेंगे वर्क। ठीक है, साइंस के अंदर वर्क किसे बोलेंगे? अगर आप किसी चीज़ पे कोई फोर्स लगाते हैं और वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है तो उसे हम बोलेंगे वर्क। और इसी तरह एनर्जी को अगर हम डिस्कस करें तो एनर्जी रिलेटेड होती है वर्क के। जब व्हेन वर्क इज़ डन बाय वन सिस्टम, एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। जब किसी चीज़ पे आप वर्क डन करते हैं तो आप एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। लेट्स से आप किसी ब्लॉक को पुश कर रहे हैं तो आपने अपनी एनर्जी जो है उस ब्लॉक में ट्रांसफ़र की है। तो ये मेन बातें जो है इंट्रोडक्शन में बताई गई थी, बुक से भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वर्क और एनर्जी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं फिज़िक्स के, और कॉमनली हम वर्क जो है वो तमाम उन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो कि मेंटल या फिज़िकल होती हैं। जैसे कि एक लड़की स्टडी कर रही है, एक मैन जो है वो स्टैंडिंग विद अ लोड ऑफ ब्रिक्स। इसी तरह जो है वो सो दे आर डूइंग वर्क। बट फिज़िक्स के मुताबिक जो है वो क्या डेफिनेशन है वो मैंने अभी नोट्स में आपको एक्सप्लेन कर दी है। उसके साथ साथ थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी को रिवाइज़ किया है कि एनर्जी जो है वो वर्क डन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जब भी हम वर्क डन करते हैं तो बेसिकली हम एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं दो सिस्टम के दरमियान में। तो इस चैप्टर में हमने वर्क डन को डिफ़ाइन करना है, एनर्जी को, पावर को, एफिशिएंसी को, और ये समझना है कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्क। अब हम वर्क को जो है एक बार नोट्स से डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्क का ओवरव्यू हमने इंट्रोडक्शन में कुछ हद तक कर लिया है, लेकिन अब हम प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह से जो है वर्क को समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क डन हम फिज़िक्स में उस वक़्त बोलते हैं कि तब काम माना जाता है अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर और वो बॉडी मूव करती है कुछ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है उस डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूला की बात करें तो वर्क डन इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो दो कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट जो है वो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस यानी कि प्रोडक्ट आपने लेना है फोर्स और डिस्टेंस का, वो इक्वल होगा वर्क डन का। तो वर्क डिपेंड करता है दोनों चीज़ों पे, फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। इफ़ नो डिस्प्लेसमेंट देन नो वर्क इज़ डन। ठीक है, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। एग्जाम्पल जो है इसकी उसको मैं आपको जो है वो नोट से बुक से हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स को। लाइक इफ़ अ पर्सन पुशेज अ वॉल विद फोर्स बट इट डजेंट मूव देन एस इज इक्वल टू ज़ीरो, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ज़ीरो है तो कोई भी चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो वो भी ज़ीरो हो जाती है। तो इस सूरत में अगर एक आदमी जो है वो वाल के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो जितनी मर्ज़ी फोर्स लगा ले, वाल ने मूव नहीं करना और वो डिस्टेंस नहीं कवर कर रही तो वर्क भी नहीं हो रहा। तो बेसिक इसमें जो है वो ये वाला केस डिस्कस किया जा रहा है कि ये आदमी जो है वो फोर्स लगा रहा है वाल के ऊपर, लेकिन जो वाल है वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, दैट्स वाई वर्क डन भी ज़ीरो के इक्वल होगा।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो बताया जा रहा है कि सम टाइम हम जो फोर्स लगाते हैं और जो बॉडी मूव करती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसमें एक एंगल बन रहा होता है। तो उस वक़्त जो है इस फार्मूला को हम किस तरह से मॉडिफाई करेंगे ताकि हम प्रॉपर जो है वो आंसर हासिल कर सकें। तो अगर हम कोई एंगल मौजूद है, what will be the work done when a force is acting on a body making an angle theta with the direction of the motion. In this case, work is done due to component of force which is acting along the direction of motion. तो फोर्स की आपको पता है एफ एक्स कंपोनेंट होता है, एफ वाई कंपोनेंट होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। रिजॉल्विंग द force into component, we have the component f cos theta that act in the direction of motion. तो हम फोर्स को जो है वो उसके कंपोनेंट में f cos थीटा में जो है वो रिजॉल्व कर लेंगे। मतलब ये है सिंपल, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो हमारा फार्मूला इस तरह से हो जाएगा, एफ एस की बजाय सेंटर में cos थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, cos थीटा क्या है? बेसिकली ये एंगल है थीटा, और cos जो है वो आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है cos के अंदर। ये बेसिकली एक्स कंपोनेंट है फोर्स का। तो इसमें आपने ये फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, इसके मैं एग्जांपल भी देता हूँ कि या तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा साइंटिफिक, नंबर 2 या तो आपके पास कुछ ग्राफ्स मिल जाते हैं, उनके ऊपर जो है वो कॉस थीटा की वैल्यूज़ दी गई होती हैं। तो सिंपल वैल्यूज़ तो बुक में बताई गई हैं। जैसे अगर तो थीटा ज़ीरो हो, यानी कोई जो है वो फोर्स और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो एफ़ क्या होगा? ज़ीरो। बिल्कुल इसी तरह जैसे फोर्स भी इसी साइड को लग रही है और डिस्टेंस भी इसी साइड को कवर हो रहा है, तो ज़ीरो जो है इन दोनों के दरमियान थीटा है। इस सूरत में कॉस थीटा यानी कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। दैट्स वाई हम एफ एस फार्मूला ही यूज़ करते हैं। उसके अंदर थीटा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। 10 वन ज़र 10 ही रहेगा, 100 वन ज़र 100 ही रहेगा। दैट्स वाई हमारा उस वक़्त फार्मूला क्या होता है? एफ एस। लेकिन अगर कोई थीटा है यानी कोई एंगल जो है वो अदर देन ज़ीरो है, तो फिर हमें जो है वो उसके अंदर फार्मूला के अंदर चेंज करना पड़ता है, और हम ये वाला फार्मूला फिर यूज़ करते हैं, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द केस व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। नाउ इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री। अब अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, एंगल जो है, जैसे यहाँ पे आप देखें फोर्स ऊपर को लग रही है, बैग को ऊपर को खींचा जा रहा है फोर्स लगा के, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन को आगे की तरफ, जिस तरह बंदा आगे को मूव कर रहा है आगे की तरफ वो भी मूव हो रहा है बैग। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। तो हम देखेंगे, आप ग्राफ पे जाएंगे या फिर आप जो है कैलकुलेटर में पुट करेंगे कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री जो है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, उसकी वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। तो इट्स मीन जो फोर्स है वो ज़ीरो कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब फोर्स जो है कॉस थीटा की जगह आप ज़ीरो जब पुट करेंगे, अब फोर्स जितनी भी हो, डिस्टेंस जितना भी हो, जब भी वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो ज़ीरो ही आंसर आएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और साथ कॉस थीटा की वैल्यू। इन तीनों में से कोई एक भी ज़ीरो हो जाएगी तो पूरे का पूरा वर्क डन जो है वो ज़ीरो आएगा। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि बैग लिफ्ट होके और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उनमें 90 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो है। तो याद रखना है कि 90 का एंगल नहीं होना चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, वरना वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी को ये एक्सप्लेन किया गया है। इन दिस केस द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। इट सजेस्ट दैट इफ़ अ पर्सन कैरीज अ बैग टू सम डिस्टेंस दिस वर्क इज़ ज़ीरो। तो उसका वर्क ज़ीरो है बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू होल्ड द लोड इज़ अपवर्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जो फोर्स वो लग रही है वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के। तो द वर्क डन टू पुश एन ऑब्जेक्ट इन द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट मूव नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट प्रोवाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड आर नॉट चेंज।
वर्क डज नॉट कन्वे एनी डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पे हमने वर्क डन फाइंड किया 0। अब इसमें जो है कोई हमने डायरेक्शन मेंशन नहीं की। यहाँ पे अगर हम कोई भी वर्क डन हमने कहीं पे भी फाइंड आउट करें तो उसके साथ हम डायरेक्शन नहीं बताते कि किस साइड को वर्क हो रहा है। दैट्स वाई वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ है। ग्राफ से हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही अब हम फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एक ग्राफ बनाएंगे जिससे हमें वर्क डन मिलेगा। तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो एक ग्राफ बना है। इस साइड पे आपको फोर्स नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है। अब जैसे जैसे फोर्स और डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं वर्क भी इंक्रीज़ हो रहा है। यानी अगर आप इस पॉइंट को लें तो यहाँ पे इतना सा वर्क है, यहाँ पे जाएंगे तो और बड़ा एरिया बन गया, और जितना बड़ा एरिया बनता जा रहा है वर्क उतना ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम ग्राफ से भी जो है वो वर्क डन को शो कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें तो व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस s, that event can be plotted on a force distance graph as shown. If the force and distance covered are in the same direction, the work done is F multiplied by S. अच्छा, ये ग्राफ जो है ये बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा है, फोर्स और डिस्टेंस जो है वो सेम डायरेक्शन में है। क्लियरली द शेडिड एरिया इन द फिगर आल्सो F मल्टीप्लाई बाय S को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा यहाँ पे जो है वो आपको पता है कि 0 डिग्री के इक्वल है, और 0 डिग्री के इक्वल हो तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, कॉस थीटा 0 अगर हो तो। हैंस द एरिया अंडर फोर्स डिस्टेंस कर्व कैन बी टेकन टू रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय दैट फोर्स। इसका मतलब है कि हम इस एरिया से जो है वर्क डन जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसे जो है हम ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके यूनिट को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यूनिट्स को देखें तो वर्क का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, वो उसे हम कहते हैं जूल। ठीक है, जूल को आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं? यूनिट्स को डिफ़ाइन करना बहुत इजी होता है, सिंपल। जैसे हमने पढ़ा था कि एफ और एस है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। अब फोर्स का आपको यूनिट पता होना चाहिए और डिस्टेंस का भी यूनिट पता होना चाहिए। फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन हम यूज़ करते हैं मोस्टली, और डिस्टेंस के लिए मीटर। तो अब देखिएगा ये दो यूनिट्स के थ्रू हम इसको कितना इजीली डिफाइन कर लेते कि 1 जूल वर्क डन, 1 जूल काम कब होगा, व्हेन अ फोर्स ऑफ, ये वाली फोर्स यहाँ से शुरू कर रहे हैं आप कि 1 जूल वर्क कब होगा, जब 1 न्यूटन फोर्स लगेगी किसी बॉडी पे और वो 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी फार्मूला से हमने जो है वो उसके यूनिट की डेफिनेशन बना ली है। वर्क का क्या है यूनिट, जूल। तो 1 जूल वर्क कब होगा, जब 1 न्यूटन फोर्स लगेगी, फोर्स का न्यूटन है, और किसी बॉडी पे, और वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, डिस्टेंस का क्या है, मीटर। तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, 1 जूल वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूव इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन का ज़रूर आपने मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो हम 0 ले रहे हैं, जिसकी वजह से वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। तो इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया गया है, 1 जूल मल्टीप्लाई बाय 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। तो 1 जूल इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो 1 जूल जो है वो न्यूटन मीटर के इक्वल भी होता है। बिगर यूनिट्स आर आल्सो यूज, लाइक 1 किलो जूल के लिए हम जो है 10 की पावर 3 जूल, एंड 1 मेगा जूल के लिए 10 की पावर 6 जूल हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, उससे कुछ जो है न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए किस तरह के न्यूमेरिकल्स आने हैं। 5.1 एग्जांपल है कि एक आदमी है, उसने 200 जूल जो है वो वर्क किया है पुशिंग अ कार्टन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय हिम। तो बेसिकली हमें जो है वो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, W इज़ इक्वल टू एफ एस। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, एक तो हमें वर्क डन दिया गया है, और नंबर 2 पे हमें डिस्टेंस दिया गया है। 3 चीज़ें हैं, उनमें से 2 चीज़ें हमें दे दी गई हैं, वर्क डन भी दे दिया गया है, डिस्टेंस भी दे दिया गया है, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो वर्क डन 200 जूल है,
एस जो है वो 5 मीटर है, यूनिट जो है वो ऐसे यूनिट ही हैं, हमें चेंज नहीं करने पड़ेंगे। फार्मूले को चेंज करते हैं, ये एफ़ का फार्मूला बनाना है। तो एफ़ का फार्मूला बनाने के लिए सिंपल देखें कि एफ़ के साथ एस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर। तो एफ़ को सेपरेट करना है क्योंकि एफ़ का फार्मूला बनाना है, तो एस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, डब्ल्यू के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये मेन फार्मूला आ जाएगा इस इक्वेशन के लिए या इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। डब्ल्यू इज इक्वल, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एस, वर्क डन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो वर्क डन हमारे पास 200 जूल है, डिवाइड करना है 5 से, तो हमारे पास 40 न्यूटन फोर्स आ जाएगी कि उस बंदे ने जो है वो 40 न्यूटन की फोर्स लगाई है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 5.2, इसके अंदर एंगल को भी इंक्लूड किया गया है ताकि एंगल वाली जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आप इजीली सॉल्व कर सकें। फाइंड द वर्क डन बाय 65 न्यूटन फोर्स पुलिंग अ सूटकेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। अब हमें क्या क्या दिया गया है, फोर्स बता दी गई है, डिस्टेंस बता दिया गया है, एंगल भी बताया, एंगल यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है, तो यहाँ से हमें 30 डिग्री नज़र आ रहा है। और W हमने यानी वर्क डन फाइंड करना है। इस पर हमें फार्मूला चेंज नहीं करना पड़ेगा, सीधा सा फार्मूला है W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा एंगल हमारे पास क्या है 30, तो हमने थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर दिया। अब कॉस 30 की अगर वैल्यू आप देखेंगे, या तो आप कैलकुलेटर से देख लें या ग्राफ अगर आपके पास कोई है तो वहाँ से देखना पड़ेगा आपको। मैं कोशिश करूँगा रिप्रेजेंट कर दूँ आपको कोई ऐसा पेज जिसके ऊपर ये लिखी हों वैल्यूज़। तो मेन बस आपने याद करनी है, जैसे कॉस 0 है, 30 है, 90 है, 60 है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास फोर्स 65 थी, 65 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 20 एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 की वैल्यू 0.866। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वर्क डन आ गया 1125.8 न्यूटन मीटर, और यू कैन से जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर जूल के इक्वल होता है। तो इस तरह से जो है अगर आपके पास कोई एंगल आ रहा है तो फिर आपने उसमें ये वाला फार्मूला में कॉस थीटा भी इंक्लूड करना है, ये बस आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास अब एनर्जी आ जाती है, इसको पहले हम नोट से समझते हैं। एनर्जी को देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एनर्जी क्या चीज़ है। व्हाट इज़ एनर्जी? वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ वेदर फिजिकल और मैकेनिकल। कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। और बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हमारी बॉडी जो काम करती है उसके लिए एनर्जी कहाँ से लेती है? फूड से। एक कार जो काम करती है वो कहाँ से एनर्जी लेती है? फ्यूल को बर्न करके। मशीन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करती है। इवन अ स्मॉल मोशन इन एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर एनर्जी। डेफिनेशन क्या है फिर एनर्जी की? ये तो हमें पता चल गया कि एनर्जी क्या है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो डेफिनेशन हम डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं, बहुत ही शॉर्ट सी डेफिनेशन है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, या एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशन है, बहुत इजी है, ज़रूर याद रखिएगा इसको। अब हमने रिलेशन जो है वो प्रूव करना है बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। जब भी हम वर्क के चैप्टर में एनर्जी को क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि इनका आपस में ज़रूर कोई रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है उसको समझते हैं। व्हेन वर्क इज़ डन एनर्जी इज़ यूज्ड बाय वन ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसफ़र टू अनदर। जब भी काम होता है, वर्क डन होता है, तो एक बॉडी जो है वो एनर्जी यूज़ करती है और एक ऑब्जेक्ट से दूसरी बॉडी के अंदर वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। एग्जाम्पल, व्हेन पुशिंग अ स्विंग योर बॉडी केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्विंग। तो आपकी बॉडी के अंदर जो फोर्स से एनर्जी बनी है, केमिकल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है स्विंग के, झूले के। ठीक है, सो डूइंग वर्क यूजेस एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम। सिंपल है, अगर आप एक आदमी किसी बॉक्स को पुश कर रहा है तो सिंपल उसकी बॉडी की एनर्जी जो है उस बॉक्स में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी को समझते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, वर्क डन की ही तरह। ऐसा यूनिट इसका जूल है, और 1 जूल ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन। जब भी 1 जूल वर्क होगा तब 1 जूल एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी।
नेक्स्ट हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को समझना है। तो एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बनती है। एटम्स को ब्रेक करके या जॉइन करके हम एटम के न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करते हैं इन एनर्जी को। हीट एनर्जी जो थर्मल एनर्जी भी कहलाती है, लाइट एनर्जी जिसे रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये तमाम जो हैं वो टाइप्स हैं। लेकिन एनर्जी की जो मेन दो टाइप्स हैं जिन्हें बेसिक टाइप्स बोला जाता है वो हैं काइनेटिक एनर्जी और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी। इन दो टाइप्स को हमने डिटेल में भी डिस्कस करना है। ये बेसिक टाइप्स क्यों हैं? बेसिकली आप कोई भी एनर्जी देखेंगे तो या तो वो मूविंग है या वो स्टोर्ड है। ठीक है, कोई भी एनर्जी जो है वो उसकी मेन अगर ब्रॉडर कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जाए एनर्जी को, तो या तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि एनर्जी ड्यू टू मोशन कहलाती है। कोई भी चीज़ के अंदर मूविंग एनर्जी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। किसी चीज़ के अंदर अगर एनर्जी स्टोर्ड है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो इनको अब हम डिटेल से समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्या होती हैं। काइनेटिक एनर्जी को अगर आप देखें, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अभी मैंने बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूवमेंट या मोशन की वजह से होती है। किसी भी बॉडी का मोशन जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। द फास्टर एन ऑब्जेक्ट मूव द मोर काइनेटिक एनर्जी इट हैज़। कोई भी चीज़ मूव कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट क्या है? वी स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग अ फोर्स, द वर्क डन इन स्टॉपिंग इट इज़ इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत ही हमारा जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इस एग्जांपल के साथ कि अगर हमने किसी भी चीज़, कोई चीज़ मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही है, तो हमें उसे स्टॉप करवाने में एक वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन जो हम करेंगे उसके ऊपर, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इस तरह से वर्क और एनर्जी रिलेटेड है कि किसी मूविंग चीज़ को स्टॉप करवाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ रहा है उतनी उसके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होती है वर्क डन के। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझें। इफ़ वी स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग अ फोर्स, द वर्क डन इन स्टॉपिंग इट इज़ इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। लेट्स से कोई कार जो है वो चल रही है, अगर हम उसे रोकने के लिए जितनी उस पर हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी कि वो मूव किस एनर्जी से कर रही थी, उतनी ही एनर्जी हमें उसे स्टॉप करवाने में लगेगी। काइनेटिक एनर्जी का अब हम फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। जिस तरह हमारे पास वर्क का फार्मूला है वैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला होना चाहिए। ये तो हमें पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क डन के इक्वल है। तो अब हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? सपोज कर रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ। अपोजिंग फोर्स उस पर F एक्ट कर रही है और वो रेस्ट में आ गई है कवरिंग डिस्टेंस s। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक गाड़ी है वो एक वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उसमें ब्रेक्स लगाई यानी फोर्स लगाई तो वो आहिस्ता आहिस्ता रुकती है। ये नहीं है कि यकदम ही स्टॉप कर जाए, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है रुकते रुकते भी। तो इस सूरत में हम बोलते हैं कि फोर्स लगाई लेकिन उसने डिस्टेंस कवर किया। तो इस सूरत हाल में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी जब वो बिल्कुल रेस्ट पे आ गई है ज़ीरो हो जाएगी, आपको पता है। और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है रुकते रुकते वो s है। हमें पता है कि वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्टेंस के इक्वल होता है और काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन के इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी यानी जिस चीज़ के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही उसे स्टॉप करने के लिए, उसकी मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी भी F मल्टीप्लाई बाय एस के इक्वल आई क्योंकि वर्क डन F मल्टीप्लाई बाय एस के इक्वल होता है। अब फोर्स जो है वो हमें पता है इक्वल है ma के। अब ये ma के इक्वल है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता चलता है कि फोर्स इक्वल होती है ma के। तो ये आप लोगों ने सीखा होगा जब आपने लॉज ऑफ मोशन ड्राइव किए होंगे। सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि F जो है वो ma के इक्वल होता है मास और एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन का फार्मूला भी आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v डिवाइडेड बाय
टाइम। तो ए इक्वल होता है डेल्टा वी ओवर टाइम के। यहाँ पे आप इसको अगर छोड़ भी दें तो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वी एफ माइनस वी आई। वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी जो है वो ज़ीरो है क्योंकि रुक गई थी चीज़, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी है तो हमने वी पुट किया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव वी ओवर टी के इक्वल। तो हमने यहाँ पे ये फाइंड किया कि f की जगह हम एम ए लिख सकते हैं और a की भी जगह हम v ओवर टी लिख सकते हैं। ये नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स लगी है उसने एक्सेलरेशन को डिक्रीज़ किया है, यानी डी एक्सेलरेशन की है, ना कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट आगे स्पीड नहीं पकड़ी, तेज़ नहीं हुई बॉडी बल्कि रुक गई है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली कि फोर्स जो है वो एम ए के इक्वल है और ए जो है वो वी ओवर टी के इक्वल है। इसी तरह अब हमने दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को देखते हैं कि वो किसके इक्वल होता है। जी, तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस भी हमने एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एवरेज हम किसी भी चीज़ की कैसे निकालते हैं कि जितनी वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास एक जो है वो फाइनल वेलोसिटी है जो कि ज़ीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी जिसे हमने v से रिप्रेजेंट किया। इन दोनों को प्लस करके दो वैल्यूज़ हैं तो 2 पे डिवाइड किया तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ गई। तो s का फार्मूला ही क्या है? v मल्टीप्लाई बाय टी, और v यहाँ पे एवरेज है इस वजह से वो एवरेज फाइंड आउट की, और ये वाला t जो था ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये आपको डिस्टेंस का जो है वो फार्मूला पता ही है। तो अब हमने जो है वो इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं v ओवर टू प्लस ज़ीरो ओवर टू। ठीक है, नीचे टू जो है वो कॉमन है ना दोनों के लिए, तो दैट्स वाई जब ये ज़ीरो ओवर टू डिवाइड होंगे तो ये ज़ीरो के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास आंसर v डिवाइडेड बाई टू ही रहेगा। तो हमने v डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख लिया। अब ये हमने जो है वो फोर्स के अंदर हमने क्या क्या पुट करना है वो भी फाइंड आउट कर लिया, और डिस्टेंस के अंदर हमने क्या क्या पुट करना है वो भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमारे पास जो फार्मूला बना वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो कि वर्क डन के इक्वल है, और वर्क डन किसके इक्वल होता है? एफ मल्टीप्लाई बाय एस के। यहाँ पे एफ एस लिखा, और फोर्स किसके इक्वल होती है? एम ए के। तो यहाँ पे हमने एम ए लिखा, और डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? वी ओवर टू मल्टीप्लाई बाय टी के। तो मतलब यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ को सॉर्ट कर रहे हैं, मिला के लिख रही है इन सारी वैल्यूज़ को। अभी एक और वैल्यू रह गई है जो हमने ये फाइंड आउट की थी। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? वी ओवर टी। यहाँ पे डी एक्सेलरेशन की लिए माइनस लगा है तो हम माइनस जो है वो पुट करना ज़रूरी नहीं है। अब हम जो है वो पुट कर देते हैं ए की वैल्यू भी। नीचे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने ए की वैल्यू भी जो है वो पुट कर दी है। यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस वी ओवर टी यहाँ पे पुट किया हमने, माइनस वी ओवर टी। अच्छा, माइनस जो है वो पुट करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने ये रिप्रेजेंट ज़रूरी नहीं है कि करें कि बॉडी को रोका गया है या उसके अपोजिंग फोर्स लगी है, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्शन हमें वर्क डन में बताना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे हमने ए की जगह ये एम के ए की जगह वी ओवर टी पुट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि ये टी डिवाइड हो रहा है नीचे और ये ऊपर है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या रह गया? एम वी का स्केयर, एम और वी का स्केयर लिख दिया। ये दोनों वी मल्टीप्लाई हुए तो इनकी पावर्स ऐड होगी, वी का स्केयर और 1/2। ये जो 2 था नीचे उसे साइड पे 1/2 किया, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। तो इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव कर लिया। बुक के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी वो डेरिवेशन की गई है, इसको मैंने आसान तरीके से वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 mv का स्केयर हमारे पास फार्मूला आ गया है। अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से कि एक ट्रक जो है वो 3000 kg मैस मूविंग ऑन अ रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 54 km/h। डिटरमिन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास मैस हमें गिवन है और उसके साथ साथ वेलोसिटी गिवन है। मैस को जो है वो हमने वेलोसिटी को जो है वो km/h से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया सबसे पहले। तो
तो 54 जो है उसके साथ के लिखा है, के की वैल्यू क्या होती है 1000, तो 1054 मल्टीप्लाई बाय 1000 आपने करना है। और आवर्स को जो है वो सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 3600 से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3600 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो है वो वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट की गई है। अब हमने सिंपल है फार्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का अभी हमने जो ड्राइव किया था वो वाला आप यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्केयर। अब मैस हमारे पास 3000 kg है और वेलोसिटी 15 का स्केयर लेना है आपने। तो 15 का स्केयर लेके आप 3000 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है 3,37,500 जूल। अब किलो जूल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1000 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 337.5 किलो जूल में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि द वर्क डन बाय द सिंगल बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ 0.5 जूल। तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं अक्सर। द एनर्जी कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 जूल। द एनर्जी आउटपुट ऑफ अ पावर स्टेशन इन 1 ईयर इज़ 10⁻16 जूल। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इनको भी आप अपने जहन में रखिएगा। नेक्स्ट अब हमने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करना है। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम देखें, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अब पोजीशन के लिहाज से किस तरह से किसी चीज़ में एनर्जी स्टोर होती है। लेट्स से हम ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज़ को ऊपर को उठा देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम उसे प्लेस करेंगे तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हुई है वो नीचे गिर सकती है। ठीक है, तो ये ड्यू टू इट्स पोजीशन। और डिफॉर्मेशन कैसे, अगर लेट्स से हमारे पास कोई स्टिक है, उसको हम जो है वो इतनी जो है उसकी हाइट है, अगर हम उसे थोड़ा सा बेंड करवाते हैं इस तरह, तो उसके अंदर एक फोर्स या उसके एक अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है कि वो वापस, अगर हम उसे छोड़ेंगे यहाँ से तो वो वापस मूव करेगी इस साइड को और सीधा अपनी ओरिजिनल हालत में आएगी। तो ये हमने उसे डीफॉर्म किया था, अब ये वापस ओरिजिनल स्टेट में आएगी। तो ये जो डीफॉर्मेशन से मुराद ये चीज़ है। तो डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करें तब पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट और पोजीशन। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। पहली है स्टोर ड्यू टू हाइट और पोजीशन, दूसरी है इट्स शेप और तीसरी है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये 3 तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, या तो किसी चीज़ में हाइट और पोजीशन के लिहाज से जो है वो स्टोर होती है, इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। इसी तरह कुछ शेप के लिहाज से जो है वो कुछ चीज़ों के अंदर स्टोर होती है कि उनको डीफॉर्म किया गया है, उनको खींचा गया है, जैसे इलास्टिक है उसमें भी। और इसी तरह तीसरा इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी केमिकल बॉन्ड्स के अंदर, जैसे फूड है तो फूड के केमिकल बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी वो स्टोर हुई होती है। तो अब हम मज़ीद इसकी जो है वो टाइप्स को देखते हैं। पहली जो टाइप है, जैसे कि मैंने बताया भी था आपको, कि उसे कहते हैं टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जो कि स्टोर होती है ड्यू टू हाइट अबव द ग्राउंड। एग्जांपल है वाटर स्टोर्ड इन अ डैम। वाटर जो स्टोर होता है डैम में, उसको ऊंचाई से जब गिराया जाता है तो वो वर्क करता है और मशीन्स को रन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाता है। इसी तरह नंबर 2 पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि डिफॉर्मेशन की वजह से होती है, जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग रबर बैंड। नंबर 3 पे है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एनर्जी स्टोर होती है केमिकल्स के अंदर, जैसे केमिकल बॉन्ड्स हैं, जैसे फूड के अंदर, बैटरीज के अंदर, फ्यूल्स के अंदर, फ्यूल को बर्न करके उन बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी निकाली जाती है। और फोर्थ है न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि न्यूक्लियस में स्टोर होती है एटम्स के, जिसमें हम न्यूक्लियर फिशन करते हैं, एटम को तोड़ के वो एनर्जी निकालते हैं। और इसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन भी होती है, जिसमें न्यूक्लियस को जॉइन करवा के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता है, उसमें भी एनर्जी रिलीज़ होती है। जी, तो नेक्स्ट अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं इसकी टाइप्स को। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसका फार्मूला देखते हैं। व्हेन अ बॉडी ऑफ मैस m इज़ लिफ्टेड टू अ हाइट h इट गेन पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई मैस, अगर किसी बॉडी का
जो मैस है वो m है और उसे h हाइट तक जो है वो उसे लिफ्ट किया गया है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वेट का जो फार्मूला है w वो mg के इक्वल होता है, आपको पता है w इज इक्वल टू mg। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट है, यानी कि वे w मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, w की जगह हम mg पुट करेंगे, यहाँ से हमें पता है मल्टीप्लाई बाय h, जितनी हाइट उसको हमने लिफ्ट की है। तो हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा mg h के इक्वल। और यहाँ पे m जो है वो मैस है kg के अंदर, g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड। ये हम g की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट ही लेते हैं। इसी तरह हाइट जो है वो मीटर्स के अंदर होगी। तो रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को अगर देखें तो वाटरफॉल, वाटर एट हाइट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी एज इट फॉल इट टर्न इनटू काइनेटिक एनर्जी विच इज़ यूज्ड टू रन टरबाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह रोलर कोस्टर एज इट क्लाइंब इट गेन पोटेंशियल एनर्जी एज इट डिसेंड दैट एनर्जी टर्न इनटू मोशन। रोलर कोस्टर में भी हाइट पर लेके जाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ रहा होता है, लेकिन जब वो हाइट पे चला जाता है तो उसके बाद उसके अंदर जो स्टोर हमने कर दी होती है एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, यानी मोशन के अंदर चेंज होती है, और वो इतना फास्ट मूव करता है। अब बुक से इसका ओवरव्यू लेते हैं। बुक पे अगर हम देखें तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन किया गया है, फिर उसकी फॉर्म्स बताई गई हैं, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसी तरह जो है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का दूसरा नाम थर्मल एनर्जी भी है, ये भी आपने याद रखना है। न्यूक्लियर एनर्जी को भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करवाई है कि अगर एक ब्लॉक जो है वो लिफ्ट करना है एक हाइट पे, लेट्स से वो h हाइट है, द ब्लॉक वुड हैव द पोटेंशियल एनर्जी इन दैट रेज्ड पोजीशन। तो ब्लॉक के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, देयरफॉर इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क व्हेनेवर इट इज़ अलाउड टू फॉल। हाउ शुड पोटेंशियल एनर्जी बी मेजर्ड? तो इट्स मीन उसके अंदर फिर एक पोटेंशियल एनर्जी है, जब भी उसे अलाउ किया जाएगा गिरने के लिए तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो इसको काउंट कैसे किया जा सकता है, किस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं? उसके लिए हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, वर्क इज़ डन ऑन द ब्लॉक टू पुट इट इनटू पोजीशन वेयर इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा है, तो वो वर्क जो है, therefore we can say that the work done is stored in its potential energy। अब जितना हमने वो वर्क किया है इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेके जाने के लिए, वही वर्क जो है वो इसके अंदर एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि we can say that the work done is stored in its potential energy। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हुई? जितना हमने वर्क डन किया है टू एलिवेट द पोजीशन, यानी वर्क डन मल्टीप्लाई बाय h। The applied force necessary to lift the block with constant velocity is equal to weight of the block and यानी कि जो वर्क हमने किया है वो उसके वेट के इक्वल है, जितना उसका वेट था। वेट कितना किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल। Therefore potential energy of the block at height h become EP is equal to WH, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो उस पर लगाई है, यानी जो वर्क उसके ऊपर हुआ है वो वेट के इक्वल है, यानी कि वर्क डन मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब W जो है वो किसके इक्वल है? हमें पता है कि W mg के इक्वल होता है, तो यहाँ पे mg हमने पुट कर दिया W की जगह। तो हमारे पास फार्मूला आ गया EP इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। नेक्स्ट हमें उसकी एग्जांपल के बारे में बताया गया है, वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि वाटरफॉल जो है वो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल है कि वाटर जो है इतनी ऊंचाई से जब घिरता है तो रन करता है टरबाइंस को डैम्स के अंदर और प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को। एग्जांपल 5.4 से अब हम जो फार्मूला बनाया है उसको टेस्ट करते हैं कि क्या हम उससे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो लेट्स से एक बॉल है, उसका मैस 180 ग्राम है, वर्टिकली अपवर्ड उसे फेंका गया है, हाइट उसने 12 मीटर अचीव की है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉल। तो उस सूरत में पोटेंशियल एनर्जी उस बॉल में कितनी होगी? तो मैस हमें बताया गया 180 ग्राम है, उसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आप इसे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास हाइट है, हाइट को 12 मीटर में ही दिया गया है, तो इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पीई जो यानी पोटेंशियल एनर्जी गेन जो है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? एम जी एच। तो एम जी एच में हमें जी की वैल्यू पता है कि 10 है या 9.8।
आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू, अब हमारे पास मैस है 0.18, जी जो है वो 9.8 या 10 आप पुट कर लें, और एच जो है वो 12 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आ गई 21.6 जूल। तो यूँ हमने जो है वो बाल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली। इन्फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैटर एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल अंडर सर्टेन कंडीशन। यानी आइंस्टाइन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी, उसमें उसने बताया है E इज़ इक्वल टू MC का स्क्वायर, यानी कि जो मैस और एनर्जी जो हैं वो एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। द लॉस ऑफ सम मैस इन न्यूक्लियर रिएक्शन में ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी प्रोडक्शन एंड सिमिलरली एनर्जी में बी कन्वर्टेड इनटू मटेरियल पार्टिकल। जैसा कि हम जब न्यूक्लियस तोड़ा जाता है तो उसमें जो एनर्जी न्यूक्लियर फिशन से होती है वो इसकी एक वाज़ेह एग्जांपल है। Hence we can now we have conservation of mass and energy rather than that conservation of each separately। अब वो कह रहे हैं इससे हमें ये भी आइडिया होता है कि हम मैस को जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स मीन हमें दोनों के कंजर्वेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम सिर्फ मैस या एनर्जी को कंजर्व नहीं करेंगे, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि मैस जो है वो कितना एनर्जी में चेंज हो गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है हमारे पास, इसको डिटेल में समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट। इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। दिस वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ इन फिज़िक्स, और ये फंडामेंटल लॉ है फिज़िक्स का। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम एग्जांपल देखें, वो बुक से ही मैं आपको करवा देता हूँ। मज़ीद इसमें ना एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जब हम कोई काम करवाते हैं, जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो कि लॉस्ट होती जाती हैं और उन्हें वेस्ट एनर्जी बोला जाता है। जैसे आपने अगर लाइट जलाई है तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। अब वो हीट जो है वो आपके किसी काम की नहीं है, उससे आप कोई वर्क नहीं करवा रहे, दैट्स वाई वो जो है वो लॉस्ट होती जा रही है और उसे हम वेस्ट एनर्जी बोल रहे हैं। तो ये वेस्ट का भी आपने जहन में रखना है। इसी तरह जब कोई मशीन मूव करती है तो उसमें फ्रिक्शन होती है मूविंग पार्ट्स के दरमियान, उसमें भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा होता है, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो हीट हम उससे कोई काम नहीं करवा रहे। तो एक इसको हम वेस्ट एनर्जी बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन कैन बी डिस्क्राइब विद द गिवन एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है, इससे हम कन्वर्जन और कंजर्वेशन को समझेंगे। कि एक बॉडी है हमारे पास, उसका मैस m है और रेस्ट कर रही है एट पॉइंट A अबव द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। h हाइट तक उसे जो है वो उठाया गया है, वहाँ पे रेस्ट कर रही है। इट्स टोटल एनर्जी इज़ पोटेंशियल एनर्जी mgh। उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हाइट पे है, तो mgh के इक्वल है वर्क डन और हाइट। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उस टाइम पे ज़ीरो है, क्योंकि तमाम एनर्जी उसकी स्टोर्ड है, वो मूव ही नहीं कर रही, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़ीरो होगी उस पॉइंट पे। देन द बॉडी इज़ अलाउड टू ड्रॉप टू द पॉइंट बी एट अ हाइट x फ्रॉम द ग्राउंड। अब इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक गिरने दिया है, ठीक है, ग्राउंड को टच नहीं करने दिया, ग्राउंड से अभी भी वो हाइट पे है। द बॉडी लूज पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन काइनेटिक एनर्जी एज इट गेट स्पीड वाइल फॉलिंग डाउन। अब जैसे ही वो यहाँ से हम उसे अलाउ करेंगे गिरने के लिए, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और वो यहाँ तक पहुँच जाएगी। अज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, लेट्स से एयर की जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल अपीयर एज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितना उसने उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हुई है, वो टोटल उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो पॉइंट बी पे अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास लेट्स से टोटल हाइट h थी, और अब जो हाइट पॉइंट बी पे आके जो हाइट बनी है वो x है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल हाइट में से अब उसने जो है वो x हाइट तक रह गया है, तो h में से हम माइनस कर देंगे x को, क्योंकि अब हमारी जो b पॉइंट पे उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल है mgh माइनस x के, यानी टोटल हाइट में से x हाइट बस अब रह गई है उसके अंदर, बाकी माइनस हो गई है h में से।
द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल अपेयर एज द गिवन इन द काइनेटिक एनर्जी हैंस एट पॉइंट बी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर हमने पॉइंट बी पे फाइंड आउट करनी है तो टोटल एनर्जी एट बी ई इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स। ठीक है, एम जी एक्स भी हमने एम जी एक्स क्या है हमारे पास कि यहाँ इस पॉइंट पे अब कितनी उसके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है वो है एम जी एक्स। जिस तरह इसकी फाइंड की थी एम जी एच थी क्योंकि उस वक्त हाइट एच थी, यहाँ पे हाइट एक्स है तो एम जी एक्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनी। और काइनेटिक एनर्जी को हमने उतना ही लिया है जितना कि वो चेंज हुई है पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो एम जी एच हमारे पास जो है वो आ रहा है टोटल एनर्जी एट बी। तो टोटल एनर्जी अब बी पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करनी है। तो एक तो वो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी ये वाली एनर्जी, और जो उस वक़्त इस पॉइंट पे उसके पास अपनी एनर्जी है यानी ये वाली एम जी एक्स, इन दोनों को प्लस करने से हमें मिलेगी। तो हम प्लस करते हैं, जैसे ये एम जी है इसको एच से मल्टीप्लाई करवाया तो एम जी एच बन गया, प्लस सॉरी माइनस आएगा, सेंटर में माइनस है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो एम जी एक्स बन गया। इस तरह से हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस ये वाला एम जी एक्स लिखा, एम जी एक्स लिखा। तो अब ये देखें ये प्लस का एम जी एक्स है, ये माइनस का एम जी एक्स है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास सिर्फ एम जी एच बचा ये वाला। तो यूँ हमने टोटल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर ली है पॉइंट बी पे। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी द होल पोटेंशियल एनर्जी इज़ ई पी जो है, लेट्स से यहाँ पे अगर पहुँचेगा ये ऑब्जेक्ट, दोबारा इसे फॉल करवाते हैं तो यहाँ पे तमाम पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर्ड फॉर्म एनर्जी है ना, वो क्यों स्टोर है क्योंकि हाइट पे है। अब यहाँ पे आके तो हाइट ही ज़ीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी यानी कि एम जी एच बन जाएगी। दस टोटल एनर्जी रिमेन द सेम एज एम जी एच, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एम जी एच बन गई। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी जो हमने निकाली थी वो एम जी एच थी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो चुकी है जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया टोटल काइनेटिक एनर्जी में, तो ई इज़ इक्वल टू एम जी एच के इक्वल हो गई। दस द टोटल एनर्जी रिमेन द सेम एज एम जी एच ऑन हिटिंग द ग्राउंड, दिस एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एंड साउंड इन द इन्वायरमेंट। अब हमने यहाँ पे जस्ट बिफोर हिटिंग पे क्यों हमने ये ज्यूम किया कि इतनी एनर्जी है, क्योंकि जब ये हिट करेगी तो साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर लॉस्ट हो जाएंगी और इतनी एनर्जी को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। जी तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास 5.4 है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहला जो सोर्स एक्सप्लेन किया गया है वो है फॉसिल फ्यूल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल क्या है, बेसिकली ये रिमेन्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कि काफ़ी सालों पहले अर्थ के नीचे जो हैं वो डिकम्पोज हुए हैं और चेंज हो गए हैं ऑयल, कोल और नेचुरल गैस के अंदर। प्रोसेस क्या है, फ्यूल जो है वो बर्न किया जाता है ताकि हीट प्रोड्यूस हो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इनके बॉन्ड्स के अंदर, केमिकल्स के अंदर स्टोर है जिसको बर्न करके हीट में चेंज किया जाता है। हीट में एक स्टीम, हीट से स्टीम बनती है। स्टीम जो है वो टरबाइंस यानी बड़े बड़े फैंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको टरबाइंस बोलते हैं, उनको मूव करती है और वो टरबाइन जो हैं वो जनरेटर के अंदर जो है वो मतलब टरबाइंस के थ्रू जनरेटर जो हैं वो रोटेट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन जो है वो फ्राडेज लॉ से ही है कि अगर तो हम परमानेंट मैग्नेट के दरमियान किसी कोयल को मूव करवाएंगे तो वो उसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। यानी कि ये हमारे पास अगर एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसके दरमियान हम एक कोयल जो है वो वायर की उसको रोटेट करवाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो इसको जो इस कोयल को रोटेट करवाने के लिए हम टरबाइंस के साथ उसे अटैच कर देते हैं कि टरबाइन जब घूमेंगे तो ये कोयल भी घूमेगी और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखें तो फॉसिल फ्यूल आर नॉट रीन्यूएबल एंड काज पोल्यूशन। अब रीन्यूएबल नहीं है, मतलब रीन्यूएबल का मतलब है ऐसा सोर्स जो कि खुद को रीफिल करता रहे, यानी कभी ख़त्म ना हो, बार बार खुद ऐड होता जाए। अब ये फॉसिल फ्यूल तो ऐड नहीं हो रहे, जो ऑर्गेनिज़म
जो है सालों सदियों पहले जो है वो मरे हैं, उन्हीं की बॉडी के रिमेन्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम कंज्यूम कर रहे हैं और वो ख़त्म होते जा रहे हैं, न्यू नहीं बन रहा। तो दैट्स वाई नॉन रीन्यूएबल है। और नंबर 2, इट काज पोल्यूशन। इससे खासकर कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सल्फ़र के, नाइट्रोजन के, नाइट्रिक, और जो एसिड रेन भी काज करते हैं। तो इस वजह से ये उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग करती है, तो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी फॉसिल फ्यूल से रिलीज़ होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यही सब चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल वाज टू प्रोवाइड लाइट। नीचे अगर हम थोड़ा सा मूव करें तो यहाँ पे एक फिगर है जिसके अंदर जो है वो बताया जा रहा है किस तरह से टरबाइंस को मूव करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जैसे ये कोल है, ये सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ से इसके हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट से ये वाटर को स्टीम में चेंज किया जा रहा है, ये स्टीम जा रही है यहाँ से टरबाइंस को मूव करती है। टरबाइन जब घूमते हैं तो जनरेटर के अंदर कोयल जो है वो मैग्नेट के दरमियान घूमती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो ट्रांसमिशन लाइंस में जाती है, ट्रांसफार्मर उसको चेंज करते हैं उसके वोल्टेज वगैरह को। तो ये वापस जो स्टीम है उसे कंडेंसर में से गुजार के लिक्विड बना लिया जाता है, उसे फिर यहाँ से गुजारते हैं तो वो रीयूज़ होती रहती है। नेक्स्ट है कि थर्मल एनर्जी फ्रॉम कोल बर्निंग वाज मेजर सोर्स यूज्ड इन द बॉयलर ऑफ स्टीम इंजन टू ड्राइव लोकोमोटिव इन द पास्ट। तो ये आपने पहले जो अक्सर ट्रेन भी देखी थी स्टीम इंजन पे काम करती थी, वो भी इसी स्टीम के साथ स्टीम को हीट अप करके कोल के थ्रू मूव करती थी। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन को हाइड्रो पावर भी बोलते हैं। सोर्स इसमें क्या होता है, वाटर स्टोर किया जाता है रेजरवायर और लेक्स के अंदर। एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह के वाटर को एक हाइट पे स्टोर करवाया जाता है, जिसकी वजह से जब उसे वहाँ हाइट से डैम से बाहर फेंका जाता है तो टरबाइंस के ऊपर उसे गिराया जाता है। जब वो घिर रहा है हाइट से स्टोर्ड फार्म से, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, फिर टरबाइंस मूव कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउ इट वर्क, वाटर फ्लो थ्रू द टनल्स डैम्स टर्न टरबाइन, टरबाइंस को वो मूव करते हैं जिससे पावर जनरेशन होती है। और ये याद रखना है आपने कि यहाँ पे भी जनरेटर यानी टरबाइंस क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो कोयल के साथ जुड़े हुए हैं। कोयल जब घूमेगी परमानेंट मैग्नेट के दरमियान तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इट इज़ रीन्यूएबल एंड क्लीन। अब इसका जो फ़ायदा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का कि वो रीन्यूएबल होती है, यानी कि पानी जो है वो दोबारा वापस डैम्स के अंदर आ जाना है। इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है सन के थ्रू होता रहना है, पानी ने वापस इवेपोरेट होके सन की वजह से बादल बनने हैं, वापस पहाड़ियों के ऊपर जाके बर्फ़बारी होनी है और बारिश होनी है, उसने वापस दोबारा उधर ही आना है। तो ये रीन्यूएबल है और क्लीन है, इसमें कोई पोल्यूशन काज नहीं हो रही, बट रिक्वायर लार्ज कंस्ट्रक्शन। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें बहुत कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत बड़ी करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा एक बार पैसा खर्च होता है। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक वाटर की रेजरवायर है, यहाँ से पानी जो है वो मूव कर रहा है, स्टोर्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही मूव करने लग गया काइनेटिक एनर्जी, ये जाके टरबाइन से जाके टकराएगा जिससे टरबाइन घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे है कि वाटर जो है हाई लेक रेजरवायर में स्टोर किया जाता है, वाटर जो है फॉल करवाया जाता है हाइट से, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक में। और टनल्स आर मेड ऑफ वाटर फ्लो टू रेजरवायर अ लोअर प्लेस, सच कंस्ट्रक्शन इज़ नोन एज डैम। और ऐसी कंस्ट्रक्शन को हम डैम बोलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर रोटेट टरबाइन विच टर्न एंड रन इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास सोलर एनर्जी आ जाती है। सोलर एनर्जी में जो हमारे पास सोर्स है वो सनलाइट है। मेथड क्या है, सोलर हीटिंग पैनल, ब्लैक मेटल प्लेट्स अब्जॉर्ब सनलाइट, हीट यूज टू वार्म हाउस और वाटर। एक तो ये है जी कि सोलर हीटिंग पैनल होते हैं जो कि ब्लैक मेटल को यूज़ करते हैं, जो कि सनलाइट की वजह से हीट अप हो जाते हैं और उसके टर्न में वो हाउसेज और वाटर अगर उनमें से पास करवाया जाए तो उसे भी गर्म कर देते हैं। दूसरा है सोलर कंसंट्रेशन, जिसके अंदर रिफ्लेक्टर और लेंसेज का इस्तेमाल होता है जो कि फोकस करते हैं लाइट को एक ख़ास पॉइंट पे
और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे वहाँ पे हम स्टीम प्रोड्यूस करवा सकते हैं और स्टीम से जो है वो टरबाइंस वगैरह रन करवा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। सोलर सेल, जो कि आजकल सोलर प्लेट्स हम यूज़ कर रहे हैं घरों के अंदर, उसे सोलर सेल बोलते हैं या फोटो वोल्टिक सेल बोल देंगे। कन्वर्ट करता है सनलाइट को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इसमें जो है वो पहले स्टीम बनती है, स्टीम टरबाइन को मूव करती है, फिर वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है इन सब काम में। इसमें डायरेक्टली सनलाइट जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। लो वोल्टेज पर सेल, सो सेल आर कंबाइंड इनटू सोलर पैनल। एक सेल जो है वो बहुत कम वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, इसलिए डिफरेंट सेल को कंबाइन करके एक पूरा पैनल बनाया जाता है। यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है? सोलर कैलकुलेटर्स में, कार्स में और सैटेलाइट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो उससे निकलती है उसको या तो हम डायरेक्टली यूज़ करके हीटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं या उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो वन वे सोलर पैनल absorb heat of the sun. They consist of large metal plate which are painted black. Black इसलिए कि ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा absorb करता है लाइट को। Heat can be used for warming house or running water heating system. If solar radiation is concentrated in a small surface area by using large refractor or lenses, reasonably high temperature can be achieved. दूसरा जो है वो ये अलग मेथड है कि इसमें कंसंट्रेशन करवाई जाती है एक ख़ास पॉइंट पे और वहाँ से जो है वो हम इतनी ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाता है। जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से बचपन में जो है वो आग जलाते होते थे कागज़ वगैरह पे, बिल्कुल वही जो है यहाँ पे मेथड यूज़ किया जा रहा है। और इसी तरह जो है वो बताया जा रहा है एट दिस हाई टेम्परेचर वाटर कैन बॉयल टू प्रोड्यूस स्टीम दैट कैन रन द टरबाइन। थर्ड है सेकंड मेथड जो है वो सनलाइट डायरेक्टली ट्रांसफर कर दे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज़ ऑफ सोलर पैनल या सोलर सेल। सोलर सेल्स आर आल्सो नोन एज फोटोवोल्टिक सेल। तो द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय सिंगल वोल्टिक सेल वेरी लो होती है। इन ऑर्डर टू गेट सफिशेंट हम डिफरेंट सेल्स को अरेंज करके एक पैनल बना लेते हैं। सोलर कैलकुलेटर वगैरह जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं। यही बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं नोट्स में। यहाँ पे अगर हम देखें तो सोलर पावर कार्स विच वॉन द वर्ल्ड सोलर चैलेंज रेस इन डार्विन ऑस्ट्रेलिया इन 1993। तो ये सोलर पैनल कार्स भी देख सकते हैं। अर्थ सैटेलाइट गेट सोलर एनर्जी थ्रू देयर सोलर पैनल। इसी तरह अर्थ की सैटेलाइट्स जो हैं वो भी सोलर एनर्जी किस तरह से हासिल कर रही हैं ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी को अगर हम देखें, सोर्स न्यूक्लियर फ्यूल लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ये कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं या उनको हम यूज़ करते हैं, या जैसे यूरेनियम वगैरह हैं, बहुत बड़े बड़े जो हमारे पास न्यूक्लियस हैं उनको हम ब्रेक करवा के, तो फिशन उनकी करवा के हम उसमें से एनर्जी निकालते हैं। प्रोसेस क्या है? न्यूक्लियाई अंडरगो फिशन, न्यूक्लियाई ब्रेक करते हैं, रिलीज़ करते हैं ह्यूज एनर्जी एज हीट, और उस हीट एनर्जी से हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। अब वो स्टीम जो है वो टरबाइंस और जनरेटर को मूव करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इसके लिए जो है हमें न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो चाहिए होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से काफ़ी जो है वो महंगा काम है। प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट। और दूसरा इसमें जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा जो जहरीला होता है और नुकसानदा होता है। इस वजह से इसको प्रॉपर डिस्पोज करने के लिए एक साइट होनी चाहिए, तो आम जगह पे इसको डिस्पोज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान हैज़ न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची एंड चश्मा। और पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कराची और चश्मा के मुकाम पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यही एक्सप्लेन किया गया है। रिलीज फॉर्म ऑफ हीट व्हेन एटॉमिक न्यूक्लियस ब्रेक, न्यूक्लियर पावर स्टेशन मेक यूज़ ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल सच एज यूरेनियम, दिस मटीरियल रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये तमाम बातें हम नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं। इवन पाकिस्तान आल्सो रन न्यूक्लियर पावर स्टेशन एट कराची चश्मा। नेक्स्ट हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी है, जिसमें सोर्स हॉट रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ हैं और इनका टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हाउ इट वर्क? कोल्ड वाटर पम्प डाउन थ्रू ड्रिल्ड होल्स, वाटर हीट टर्न टू स्टीम, स्टीम ड्राइव जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बड़ा इजी सा मेथड है कि
पहले वहाँ तक हम डिगिंग करके होल बना लेते हैं, पाइप्स लाइन बिछा लेते हैं, वाटर जो है ठंडा पानी उसमें भेजा जाता है और वहाँ वो इस डी हॉट रॉक्स की वजह से गर्म हो जाता है और स्टीम में चेंज होता है। उस स्टीम को हम निकालते हैं और उससे जनरेटर वगैरह रन करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये ज़्यादातर यूज़ किए जा रहे हैं आइसलैंड, यूएसए, जापान, न्यूजीलैंड में, और सम प्लेसेस हैव नेचुरल गेजर्स और हॉट स्प्रिंग ड्यू टू जियोथर्मल एनर्जी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये काम हम ही करें, सम टाइम नेचुरल गीज़र्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ गर्म पानी के जो हैं वो स्प्रिंग्स होते हैं, उसको यूज़ करके भी हम हीट एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि ये यहाँ से ठंडा पानी जो है वो जा रहा है और स्टीम बन के जो गर्मी है अर्थ के अंदर रॉक्स की, उनको एब्जॉर्ब करके स्टीम में चेंज हो रहा है। स्टीम यहाँ पे आ रही है, टरबाइन को मूव कर रही है, अगेन जो वापस पानी जा रहा है। तो ये इस तरह से ये जनरेटर वगैरह रन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको हॉट स्प्रिंग दिखाए गए हैं, तो ये नेचुरल सोर्स बन जाते हैं हमें हीट प्रोवाइड करने का। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताया गया है, जियोथर्मल एनर्जी इज़ करंटली यूज्ड इन जापान, रशिया, आइसलैंड, इटली, न्यूजीलैंड एंड यूएसए। मोर देन 85% ऑफ आइसलैंडर्स यूज़ जियोथर्मल एनर्जी। अब ये बहुत बड़ी जो है वो तादाद है, 85%। टू वार्म देयर हाउसेज द कॉस्ट ऑफ हीटिंग इज़ ओनली 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ बर्निंग ऑयल टू पावर इलेक्ट्रिक हीटर। और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, 1/3, 1/3। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं जी, हमारे पास विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी को अगर हम देखें, ट्रेडिशनल यूज़ विंड मिल्स फॉर वाटर एंड ग्राइंडिंग, तो बहुत सबसे ओल्डर सोर्स ही तकरीबन बन जाता है ये हमारे पास के वाटर और ग्राइंडिंग के लिए हम जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। मॉडर्न यूज़ जो है विंड टर्बाइंस बनाए गए जिससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी फॉर लार्ज स्केल पावर। मैनी विंड मिल्स टुगेदर फॉर्म ऑफ विंड फार्म्स। तो विंड फार्म्स अब जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। क्लीन और रीन्यूएबल है बट डिपेंड ऑन विंड अवेलेबिलिटी। है तो क्लीन सोर्स है और रीन्यूएबल है, लेकिन ये ऐसे ही प्लेसेस पे ही लग सकता है जहाँ पे विंड जो है वो अवेलेबल है। हर जगह पे ये नहीं पुट किए जा सकते, इंस्टॉल नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और ज़्यादातर जो है इस्तेमाल होता था वाटर और ग्राइंड करने के लिए ग्रेन्स इनटू फ्लोर। लेकिन आजकल जो है वो विंड मिल लगाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेटर को रन करने के लिए, और लार्ज स्केल पे विंड फार्म कहलाते हैं ये, जिसमें 100 और मोर विंड मिल्स इज़ नीडेड। अ विंड मिल फार्म इज़ शोन इन फिगर। नेक्स्ट हमारे पास टाइडल एनर्जी है, काज्ड बाय द मून्स ग्रेविटी। आपको पता है टाइड्स जो हैं समंदर के अंदर जनरेट होती हैं मून की ग्रेविटी की वजह से। मून की ग्रेविटी जो है वो वाटर को खींचती है। टाइड राइज सी लेवल ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार जो है ये टाइड्स राइज करती हैं। हाई टाइड वाटर इज स्टोर्ड बिहाइंड डैम, लो टाइड वाटर इज रिलीज्ड इनटू टर्न टर्बाइंस। तो हाई टाइड्स के दौरान जो है वाटर आगे को मूव हुआ होता है, डैम्स के अंदर जो है खुद ब खुद स्टोर होना शुरू हो जाता है, और जब वापस चला जाए तो उस वक्त टर्बाइन जो हैं उनके ऊपर जो है वो वाटर रिलीज़ किया जाता है। काइनेटिक स्टोर फार्म में पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो रिलीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी से टर्बाइन को रन करता है और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है प्रोड्यूस होती है। इसी तरह रीन्यूएबल है, लेकिन इसमें भी लोकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, हर जगह पे ये भी इंस्टॉल नहीं हो सकते। बुक से भी आप देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून गिव राइज टू टाइड्स इन सीज, जिसकी वजह से जो है वो सी शोर के पास ट्वाइस अ डे जो है टाइड राइज करती हैं। राइज एंड फॉल ऑफ वाटर कैन बी यूटिलाइज टू टर्न ऑन टर्बाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। वाटर एट हाई टाइड्स कैन बी ट्रैप्ड इन अ suitable लोकेशन, बेसिन और बिल्डिंग अ डैम। द वाटर then released in controllable way at low tide to drive turbine for producing electricity। तो इस तरह से जो नेक्स्ट टाइड आएगी उसमें फिर डैम जो है वो रीफिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास वेव एनर्जी है, प्रोड्यूस बाय विंड एंड टाइड्स ऑन द सी सरफेस। फ्लोटिंग डिवाइस लाइक साल्टर्स डक मूव विद वेव्स, रिलेटिव मोशन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें डिफरेंट फ्लोटिंग डिवाइस होती हैं जो कि अटैच होती हैं
ये जनरेटर या टरबाइन के साथ जब वो मूव कर रही हैं, वेव्स के साथ साथ ऊपर नीचे को मूव हो रही हैं, तो वो डायरेक्टली साथ साथ घुमाना शुरू कर देती हैं टरबाइंस को और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, द टाइड्स एंड विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ सी प्रोड्यूस strong water waves. These energy can be used to generate electricity. The method to harness wave energy is used to large float which move up and down with the waves. One such device invented by Professor Salter is known as Salter's duck. It consists of two parts, duck float and balanced float. अब ये दो पार्ट्स हैं, ये एक बैलेंस फ्लोट है और ये डक फ्लोट है। द एनर्जी ऑफ द वाटर वेव काज डक फ्लोट टू मूव रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लोट। इसके लिहाज से ये ज़्यादा मूव कर रहे हैं। द रिलेटिव मोशन ऑफ डक फ्लोट इज़ यूज टू ड्राइव द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो हैं वो रन करते हैं। लास्ट पे हमारे पास बायोफ्यूल एनर्जी है, जिसे बायोमास भी बोलते हैं। ये बेसिकली वो मैस है या ऑर्गेनिक मैटर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप कोई भी एनिमल डंग है, प्लांट्स का वेस्ट है, लेफ़्ट ओवर फूड है, सीवेज है, ये सारा आ जाता है बायोमास में। बायो मीन लिविंग, मैस उसका वेस्ट या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैस है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है इसमें से एनर्जी निकालने का। एक है डायरेक्ट कंबशन। कुछ बायोमास या बायोफ्यूल ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली बर्न किए जा सकते हैं और उनसे स्टीम प्रोड्यूस करके जनरेटर को रन किया जा सकता है। कुछ है दूसरे मेथड जिसमें बायोगैस की प्रोडक्शन की जाती है। कैसे कि बायोमास को एक डाइजेस्टर टैंक होता है, बड़ा सारा टैंक है, उसके अंदर जो है वो स्टोर कर दिया जाता है और उस पर बैक्टीरिया जब वो वर्क करते हैं या उसको डाइजेस्ट करते हैं तो उसके नतीजे में एक गैस प्रोड्यूस होती है जो कि मीथेन कहलाती है। मीथेन रिच बायोगैस इज़ रिलीज्ड। अब वो मीथेन रिच बायोगैस प्रोड्यूस होती है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ठीक है, कुकिंग के लिए जो हीटिंग के लिए किचन में गैसेस यूज़ होती हैं वो मीथेन गैस होती है। इसी तरह बायो एथेनॉल है जो कि अल्कोहल होती है, मेड फ्रॉम बायोमास यूजिंग बैक्टीरिया। बायोमास से बनती है बैक्टीरियाज को यूज़ करके, और इसको भी यूज़ किया जाता है पेट्रोल के तौर पे, यानी पेट्रोल के सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे पेट्रोल की जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोफ्यूल एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। एक डायरेक्ट मेथड है जिससे सॉलिड वेस्ट को डायरेक्टली बर्न किया जाता है। नंबर 2 पे डाइजेस्टर, जैसे ये आपको एक नज़र आ रहा है बायोगैस डाइजेस्टर। इसके अंदर जो है वो बायोमास जो है वो पुट करके बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर रहा है, मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है जो कि इस पाइप के थ्रू जो है वो किचन के अंदर या डिफरेंट जगहों पे लेके जाके यूज़ की जाती है। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट हमारे पास बायोफ्यूल सच एज एथेनॉल की बात की गई है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब हमने जो है तमाम सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। बेसिकली जब मैं डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज को एक्सप्लेन कर रहा था तो उनमें अक्सर के साथ मैंने रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल की टर्म यूज़ की थी। अब मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले नोट से। जी, तो रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं। पहले रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को या सोर्स को डिफाइन करते हैं। रीन्यूएबल सोर्स आर दोज विच आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड, रीफिल कर लेते हैं खुद को आफ्टर यूज़। दे डू नॉट रन आउट, कभी ख़त्म नहीं होते। एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और बार बार यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, नेचुरली रिप्लेनिश्ड यानी कुदरती तौर पे खुद को रीफिल करने की इनमें एबिलिटी होती है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये एनर्जीज़ की ऐसी फॉर्म्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा जो है वो डैम्स में पानी आना है क्योंकि इवेपोरेशन होती है, बारिश होती है। इसी तरह सोलर एनर्जी, जब तक सन निकल रहा है हमेशा सोलर एनर्जी आनी है। विंड एनर्जी जो है वो हवाएं जो हैं वो चलनी है, ठीक है, करंट्स की वजह से। इसी तरह जो है टाइडल एनर्जी, टाइड्स भी समंदर के अंदर जो है मून की वजह से प्रोड्यूस होती रहनी है। वेव्स जो हैं वो टाइड वगैरह की वजह से और विंड्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, ये भी हमेशा प्रोड्यूस होती रहेंगी। और अर्थ जो है वो भी हीट उसकी हम जितनी भी यूज़ करें वो हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट बताया गया है जी कि रेनफॉल और स्नोफॉल जो है कंटिन्यूस नेचुरल प्रोसेस हैं जो कि वाटर की सप्लाई को डैम्स तक जो है वो नेवर एंडिंग कर देते हैं।
सनलाइट परमानेंट सोर्स है सोलर एनर्जी का। विंड एंड टाइड आर नेचुरल एंड इनएग्जॉस्टिबल, यानी कभी ख़त्म नहीं होंगी ये भी। एडवांटेजेस और की बात करें रिन्यूएबल सोर्सेज की, तो यूज्ड फॉर एवर, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि कभी कोई पोल्यूशन वगैरह काज नहीं करते। सूटेबल फॉर सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ड्रॉबैक है इसका कि हाई इनिशियल कॉस्ट होती है, यानी अगर आप डैम ही देख लें तो उसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। इसी तरह विंड टर्बाइंस हैं वो भी बहुत महंगे हैं, तो इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, बाद में बस जो है वो फ्री की एनर्जी है। ठीक है, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूड होता है। नेक्स्ट हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। इसमें पहले डेफिनेशन है, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली आफ्टर यूज़। इजीली हम उनको रिफिल नहीं कर सकते। वंस दे आर यूज्ड अप दे आर गॉन फॉर द गुड और टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अगेन। बिल्कुल जैसे मैंने फॉसिल फ्यूल का बताया था कि अब वो डायनासोर्स वगैरह जो मरे हैं उनके बॉडी से जो फ्यूल बने हैं उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, तो दोबारा ऐसा करना जो है वो इजी नहीं है। एग्जांपल्स की बात करें तो फॉसिल फ्यूल आ जाते हैं इसमें, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, और न्यूक्लियर फ्यूल आ जाते हैं जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम। फॉसिल फ्यूल कम फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। तो अब वो दोबारा मरेंगे और फिर उसमें से दोबारा बनेंगे डेड प्लांट, और एनिमल जो हैं वो तो और एनिमल्स तो अब उतने बड़े जो हैं वो प्रेजेंट भी नहीं हैं। और इसी तरह अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल की बात करें तो वो वैसे ही लिमिटेड सप्लाई में हैं, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ये तो कंक्लूजन क्या है, एज एनर्जी डिमांड इंक्रीज वी मस्ट शिफ्ट टू रीन्यूएबल रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड इंश्योर एनर्जी फॉर द फ्यूचर। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं 5.6 में हमने डिस्कस करने हैं। तो एडवांटेज क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो पोल्यूशन फ्री है, इकोनॉमिकल है। हाँ, स्टार्ट में एक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बाद में जो है वो फ्री की एनर्जी है। इसी तरह सोलर, विंड, टाइडल, वेव पावर, नो पोल्यूशन, लॉन्ग टर्म, कॉस्ट इफेक्टिव हैं। दीज सोर्सेज आर इको फ्रेंडली एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वहीं पे अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं जो कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो फॉसिल फ्यूल जो है प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक पोल्यूटेंट है, ग्लोबल वार्मिंग काज करती है। ठीक है, ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे इम्पोर्टेंट गैस है। काज एयर पोल्यूशन, इसी तरह कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हीट पोल्यूशन काज करती है, रिस्क ऑफ रेडिएशन लीकेज हमेशा रहता है। डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए प्रॉपर जगह चाहिए, वो भी बहुत मुश्किल है फाइंड आउट करना। एक्सपेंसिव सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, और इसकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। एडिशनल कंसर्न देखें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज जो है 5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली। विंड मिल्स आर नॉइजी, सम पीपल फील दे स्पॉइल लैंडस्केप। और कुछ लोगों को लगता है एक तो ये नॉइजी होती हैं और दूसरे नंबर पे ये लैंडस्केप को भी मुतासिर करते हैं और जो नेचुरल ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है। न्यूक्लियर प्लांट जो हैं वो रिस्क, वैसे ही उनकी रेडिएशन जो है वो पीपल लोगों के लिए रिस्क का बायस है। ऑल फॉर्म्स ऑफ वेस्ट एनर्जी इंक्लूडिंग फ्रॉम क्लीन सोर्सेज एंड अप अ थर्मल एनर्जी इंक्रीजिंग थर्मल पोल्यूशन। जितनी भी एनर्जी हैं उनको जब चेंज किया जाता है एक फार्म से दूसरे फार्म में तो वेस्ट एनर्जी लास्ट पे प्रोड्यूस होती है, जैसे कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। तो वो जो है थर्मल पोल्यूशन हमारी सराउंडिंग में बढ़ा रही है। थर्मल पोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। थर्मल पोल्यूशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ कर रही है। जी, तो यहाँ पे बुक से अगर हम ओवरव्यू लें तो रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि रिप्लेस किए जा सके उन्हें रीन्यूएबल बोलते हैं। इनमें विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी आ जाते हैं। और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ये वाटर सप्लाई जो है, रेजरफायर और डैम जनरेशन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर विल नेवर एंड अप, क्योंकि बार बार जो है वो एवेपोरेशन होनी है। इसी तरह नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का बताया गया जिसमें फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी आ गए। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, एक पॉइंट है कि सिर्फ एक ऐसा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि पोल्यूशन काज करता है, उसका क्या नाम होता है?
वो होता है बायोफ्यूल या बायोमैस। बायोमैस जो है वो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन वो पोल्यूशन काज करता है क्योंकि उसे बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वरना बाकी तमाम जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं वो पोल्यूशन काज नहीं करते। तो ये भी पॉइंट अपने जहन में रखिएगा। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमने आपको डिस्कस किए हैं सारे आपके साथ। तो सोलर पावर, टाइडल पावर, वेव पावर जो हैं ये वैसे तो नहीं प्रोड्यूस करते, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि विंड पावर प्लांट जो हैं वो नॉइजी होते हैं और वो स्पॉइल करते हैं ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप को। इसी तरह न्यूक्लियर पावर जनरेटर जो हैं उनकी जो जो हीट एनर्जी वगैरह है और उनकी जो पोल्यूशन है उसको भी एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है पावर। तो नेक्स्ट हमारे पास 5.7 पावर है। अंडरस्टैंडिंग पावर। पावर रेफर टू द रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड। तो वर्क डन जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र ही होता है बेसिकली। तो पावर क्या है, किस रेट पे वर्क डन हो रहा है या कि एनर्जी जो है वो किस रेट पे ट्रांसफ़र हो रही है, दोनों तरह से हम पावर को डिफ़ाइन करते हैं। इवन इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज़ डन द टाइम टेकन कैन मेक अ डिफरेंस। अगर तो रेट कहते ही टाइम है, रेट जो है वो कितने टाइम में वर्क डन हो रहा है उसको कहते हैं। तो सेम वर्क डन जो है वो डिफरेंट टाइम ले सकता है। तो जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा आपको पता है कि वो स्लोअर होगा। तो एग्जांपल इसमें आ जाएगी क्लाइंबिंग स्टेयर। वेदर यू वॉक और रन अप टू अ सर्टेन हाइट एच द वर्क डन इज़ द सेम। अब आपने या तो आप वॉक करके जाएं या तेज़ी से मूव करके जाएं, हाइट तो सेम रहनी है तो वर्क डन जो है वो सेम रहेगा। लेकिन क्योंकि वर्क डन जो है वो हाइट और वर्क से वेट से रिप्रेजेंट हो रहा है तो डब्ल्यू भी सेम रहेगा, एच भी सेम। बट रनिंग अप द स्टेयर मीनिंग डूइंग द वर्क इन लेस टाइम। लेकिन जब आप भाग के जाएंगे तो टाइम कम लेंगे, सो योर पावर आउटपुट इज़ ग्रेटर, तो आपकी पावर जो है वो ज़्यादा होगी। दैट्स वाई रनिंग फील मोर स्ट्रेनिंग, योर बॉडी इज़ यूजिंग मोर एनर्जी पर सेकेंड। इस वजह से ज़्यादा थका देने वाला काम है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी यूज़ कर रही होती है। डेफिनेशन क्या है प्रॉपर? पावर इज़ द डिफाइन एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट अगेन टाइम आ जाता है, रेट जहाँ पे भी जिक्र किया जाएगा। तो पावर क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यूनिट अगर पावर का देखें तो वाट होता है। वाट जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। अगेन वही है कि अगर आपको यूनिट्स पता हों तो आप ऐसा यूनिट जो है उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि पावर है उसका यूनिट क्या है? वाट। और जो वर्क डन है उसका यूनिट क्या है? जूल। और टाइम जो है उसका यूनिट सेकेंड। तो 1 वाट यानी कि अगर आपने 1 वाट की पावर यूज़ करनी है तो आपको 1 जूल वर्क करना पड़ेगा 1 सेकेंड में। लार्जर यूनिट जिनमें इसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो है किलोवाट, जिसमें 10⁻³ वाट आ जाता है। के लिए 10⁻³ जो है वो यूज़ करते हैं हम। इसी तरह मेगावाट के लिए 10⁻6 यूज़ करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो एक लार्ज मोटर जो है वो ज़्यादा पानी ड्रा करती है सेम टाइम देन अ स्मॉलर वन, हेंस इट हैज़ ग्रेटर पावर। तो पावर को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। बुक से अगर आप पावर देखेंगे तो यही जो हमने नोट्स में पढ़ा है कि वर्क डन जो है वो कितने टाइम में हो रहा है उसी को एक्सप्लेन किया गया है। जिस तरह स्टेयर की एग्जांपल दी गई है इसमें देखें जी कि ये हमारे पास हाइट है और ये वेट है। तो कितनी टाइम में जो है अगर हम भाग के मूव करते हैं तो जल्दी कवर हो जाती है और हमारी जो पावर है वो ज़्यादा है, और अगर हम स्लो मूव करते हैं तो कम पावर होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है एग्जांपल के साथ। पावर को डिफ़ाइन किया गया है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसी तरह मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया गया है कि उसका फार्मूला क्या है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताया गया है पावर ऑफ एनी एजेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि हमने पहले पढ़ा था वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर्ड इक्वल हैं, तो मैंने वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया था कि एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास यूनिट जो है वो वाट के इक्वल हम इसका लेते हैं। 1 वाट कब होता है? वर्क डन एट रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। तो 1 वाट पावर कब होगी? जब 1 जूल काम होगा 1 सेकेंड में।
तो जूल पर सेकंड भी इसे कहा जा सकता है, वाट को। उसके साथ बिगर यूनिट को एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक हॉर्स पावर को एक्सप्लेन नहीं था, मैंने किया। इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इज हॉर्स पावर। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में हॉर्स पावर को यूज़ किया जाता है। द हॉर्स पावर इज़ डिफाइंड एज 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के इक्वल होती है। तो ये सिंपल सा एक रिलेशन है कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल से इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये तो 5.5 एग्जांपल है हमारे पास। 1000 kg कार मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर कवर्ड अ डिस्टेंस 50 मीटर इन 5 सेकेंड। व्हाट इज़ द पावर जनरेटेड बाय इट्स इंजन। तो क्या क्या गिवन है, मैस ऑफ कार गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। हमें जस्ट पावर फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला लिखेंगे। फर्स्ट वी शैल डिटरमिन द फोर्स अप्लाइड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज़ इक्वल टू एम ए। हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल होती है, एम ए के। तो हमने F फाइंड आउट कर ली एम ए यानी मैस और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करवा के, वो हमारे पास 4000 आ गई। अब हमने जो है वर्क का फार्मूला हमें पता है, वर्क इक्वल होता है F मल्टीप्लाई बाय एस। तो यहाँ पे हमें आपको पता है कि फोर्स नहीं दी गई थी, तो फोर्स एम ए के इक्वल होती है, इसलिए हमने एम ए को मल्टीप्लाई करवाया और फोर्स हमें मिल गई। अब सिंपल हमने जो है इसे फार्मूले में पुट किया वर्क के, तो हमें वर्क मिल गया F मल्टीप्लाई बाय एस। F हमने ये फाइंड आउट किया था, उसे जो है डिस्टेंस 50 से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास जो वर्क है वो आ गया 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 5 जूल। अब हमने पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर इक्वल होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम के। तो वर्क डन से हमने डिवाइड करवाया टाइम से वर्क डन को, तो ये वर्क डन है डिवाइडेड बाय 5, तो ये इट इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 4 वाट, यानी कि 40 किलो वाट जो है हमारा आंसर आया। और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि वाट इज़ नेम्ड इन द ऑनर ऑफ जेम्स वाट और अ स्कॉटिश इंजीनियर वो परफेक्टेड द स्टीम इंजन। ये भी याद रखने वाली बात है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एफिशिएंसी हमारा टॉपिक है, इसको पहले नोट्स से समझते हैं। एफिशिएंसी की बात करें तो व्हाट इज़ एफिशिएंसी इन एनी एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। इनपुट एनर्जी इज़ द टोटल एनर्जी सप्लाइड एंड यूजफुल आउटपुट एनर्जी इज़ द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू डिज़ायर्ड फॉर्म। बाकी जो है वो लॉस्ट भी होनी है, जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो द रेस्ट इज़ लॉस्ट एनर्जी, ठीक है, यूजली एज हीट। ज़्यादातर हीट फ्रिक्शन से या लाइट से या डिफरेंट तरीक़ों से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। एफिशिएंसी टेल अस हाउ मच ऑफ इनपुट एनर्जी इज़ यूजफुली यूज्ड। तो एफिशिएंसी बेसिकली क्या है कि हमने एक एनर्जी का ट्रांसफ़र करवाया, तो कितनी एनर्जी दी और उसमें से कितनी जो है वो यूज़फुल में कन्वर्ट हो गई है, वो उस सिस्टम की एफिशिएंसी होगी। यानी कि अगर हमने 100 एनर्जी दी है और वो कन्वर्ट होने के बाद 80 जो है वो यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है और 20 जो है वो लॉस्ट हो गई है, तो इट्स मीन उसकी 80% एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि कोई इंजन कितना एफिशिएंट है, कोई सिस्टम कितना अच्छा है एनर्जी कन्वर्ट करने में, कितनी कम से कम हीट जो है वो लॉस्ट करता है और ज़्यादा को जो है वो परफेक्टली टर्न कर देता है यूज़फुल एनर्जी में। डेफिनेशन अगर हम देखें तो एफिशिएंसी इज़ द रेशो ऑफ यूज़फुल आउटपुट एनर्जी टू द टोटल इनपुट एनर्जी। यानी ये एक रेशो है कि कितनी आपने यूज़फुल एनर्जी हासिल कर ली है, टोटल जो एनर्जी प्रोवाइड की थी उस कितनी एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद कितनी आपको आउटपुट एनर्जी मिली है, इसकी रेशो है। इन टर्म ऑफ पावर, अगर आप इसे पावर के लिहाज से एक्सप्लेन करना चाहें तो यूज़फुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट, कितनी आपने पावर दी और कितनी आपको यूज़फुल पावर का आउटपुट मिला। परसेंटेज अगर फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी की, तो वही फार्मूला है, उसे बस 100 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यूज़फुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। यूज़फुल और पावर के लिहाज से यूज़फुल पावर ओवर टोटल पावर मल्टीप्लाई बाय 100। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर देखें तो कोई मशीन जो है वो ऐसी नहीं है कि जो 100% एफिशिएंट हो, यानी जितनी उसे एनर्जी दी जाए
उतने की उतनी जो है वो यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे और कोई हीट या ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट ना करे जो कि हम वेस्ट समझें। तो ऐसी कोई मशीन अभी तक मौजूद नहीं है, 100% एफिशिएंट मशीन नहीं है कोई भी। सम एनर्जी इज़ ऑलवेज वेस्टेड मोस्टली एज हीट ड्यू टू फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। वाई कांट मशीन्स बी परफेक्ट, मशीन जो है वो परफेक्ट क्यों नहीं हो सकती, 100% एफिशिएंट क्यों नहीं हो सकती। उसमें ये मसला है कि all real machine have moving parts that create friction. Even the best designed machine lose energy as waste heat. That's why ideal machine with 100% efficiency are not possible. तो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा जी। तो यहाँ पे हमने जो है एफिशिएंसी के बारे में उसकी डेफिनेशन को समझा और उसके जो है फार्मूलाज को देखा। ये फार्मूलाज हैं। परसेंटेज का फार्मूला किस तरह से बनाना है, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100, ये मैंने आपको नोट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों कोई भी मशीन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं बन सकती। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है परपेचुअल एनर्जी मशीन्स जी। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है परपेचुअल एनर्जी मशीन इज़ अ हाइपोथेटिकल मशीन दैट कीप रनिंग फॉर एवर विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। तो अक्सर आपने YouTube पे आजकल वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो स्प्रिंग लगा के एक मशीन बनाते हैं कि ये खुद ब खुद ही जो है एक बार घुमा दें तो हमेशा चलती रहेगी। तो वो पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज उसकी वजह है इट वुड क्रिएट एनर्जी फ्रॉम नथिंग विच वायलेट द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट्स मीन वो चलती जा रही है, एनर्जी प्रोड्यूस करती जा रही है, उसका इनपुट क्या है, कोई उसे एनर्जी का इनपुट तो मिल नहीं रहा, वो खुद ब खुद एनर्जी जनरेट करती जा रही है। तो ये लॉज ऑफ फिज़िक्स जो हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हैं, उनको वायलेट कर रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इट वुड क्रिएट एनर्जी फ्रॉम नथिंग एंड वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन रियल सिस्टम सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट। कंक्लूजन क्या है कि अ परपेचुअल मशीन इज़ नॉट वर्केबल एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। ये तो बुक पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी यही एक्सप्लेन किया गया है कि एक हाइपोथेटिकल मशीन है, रियल नहीं है, जो कि काम करती रहेगी इनडेफिनेटली, ठीक है, हमेशा के लिए वर्क कर सकती है और विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर मशीन के जो हैं वो मूविंग पार्ट्स होते हैं और एयर की रेजिस्टेंस होती है, तो एनर्जी का लॉस्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 5.6 हमारे पास एक एग्जांपल है। अ ब्लॉक वेइंग 150 न्यूटन इज ड्रैगिंग अप अ स्लोप विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन टू लिफ्ट इट अप अ हाइट ऑफ 10 मीटर इफ़ द स्लोप इज़ 20 मीटर लॉन्ग एंड कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। अब एफिशिएंसी को हम पढ़ रहे थे तो उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास जो वेट है ब्लॉक का वो 120 न्यूटन है और फोर्स जो है वो 100 न्यूटन लग रही है, डिस्टेंस 20 मीटर है और हाइट जो है वो 10 मीटर है। तो वर्क डन पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। वर्क डन F मल्टीप्लाई बाय एस होता है, तो फोर्स 100 न्यूटन है और डिस्टेंस 20 है, तो 2000 जूल हमारे पास वर्क डन आ गया। अब हम टोटल इनपुट एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ टोटल इनपुट एनर्जी जो है वर्क डन ऑन द ब्लॉक के इक्वल है, तो वो भी 2000 जूल हुई। और आउटपुट एनर्जी जो है वो कितनी है, जितनी हमने ग्रेविटेशनली उसे एनर्जी लगा के जितना हमने उसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोर की है वो हमारे पास आउटपुट है। तो यूज़फुल आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड, यानी WH के इक्वल है। तो W हमारे पास वेट है 120 और H उसकी हाइट है, हाइट आप देख सकते हैं 10 मीटर है। तो WH को मल्टीप्लाई करवाया तो 1200 जूल हमारे पास जो है वो ऐसी गेन आया है या यूज़फुल आउटपुट एनर्जी आई है हमारे पास। अब सिंपल सी हमारे पास जो है यूज़फुल आउटपुट एनर्जी भी है और इनपुट एनर्जी भी आ गए हैं। तो सिंपल एफिशिएंसी परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए 100 भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 1200 जूल डिवाइडेड बाय 2000 जूल मल्टीप्लाई बाय 100 60%। तो 60% हमारी जो है एफिशिएंसी आई ये इस ब्लॉक को ऊपर जो है वो एनर्जी लगा के पुश करवा के एक उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने में। तो यूँ हम यहाँ पे भी देख लें 100% एफिशिएंसी नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस थी अच्छी खासी इसको ऊपर मूव करवाने में। तो ये थे आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आया होगा।
अगर कोई पॉइंट आपका मिस हो गया तो या हमसे मिस हो गया एक्सप्लेन करना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।